हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्वालिटी एजुकेशन कोचिंग के द्वारा दोस्तों इसी संडे को आपका ऑफलाइन टेस्ट पेपर 9 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं और क्या आप यहाँ पर सवालों को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। सभी विषयों के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर मेरे को यहाँ पर मिला है दोस्तों, उससे मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, लेकिन निशान को आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है आप सवाल का आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? तो किस क्रम में आपकी सही संधि नहीं हुई है? पद प्लस हति पद्धति, जगत प्लस माता जगन्न माता, भवत प्लस निष्ठ भवनिष्ठ, तीर्थम प्लस कर तीर्थंकर यहाँ पर दिया गया है। तो पद प्लस हति पद्धति बिल्कुल सही लग रहा है। जगत प्लस माता जगन्न माता ये भी सही लग रहा है। लेकिन भवत प्लस निष्ठ में भवनिष्ठ जो लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों। इसमें क्या मिस्टेक है? इसको किस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर दो ना आपके होने चाहिए, एक ना यहाँ पर आधा आएगा और एक पूरा आएगा। तो भवनिष्ठ को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? तो आ उपसर्ग आपका किस में नहीं जुड़ा हुआ है? आदित्य, आघात, आकार, आमूल। तो देखने से पता लग जाएगा आपको। देखो आमूल में आ प्लस मूल आपका हो जाएगा, आ प्लस कार हो जाएगा, आ प्लस घात यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आदित्य में आपका दोस्तों आ उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? तो अक प्रत्यय आपका किस में नहीं है दोस्तों? अंकंक, गायक, पावक और तैराक। तो गायक और पावक में तो दोस्तों आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर तो आपका अक प्रत्यय हो जाएगा। और अकंक जो दिया हुआ है, इसमें भी आपका अक प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन तैराक जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आपका अक प्रत्यय ना होकर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तेर प्लस आक, यहाँ पर आपका आक प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर गलत है। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? तो समास का सही विग्रह किसमें है ये पूछा गया है। पीताम्बर, पीले आकाश सा। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि पीताम्बर जो होता है वो पीले अंबर वाला जो होता है, अर्थात श्री कृष्ण जो है आपके वो पीले अंबर वाले हैं, तो उसका अर्थ होता है पीताम्बर। ठीक है, पीले अंबर वाले। नराधम, अदम है नर जो। त्रिफला क्या होता है? 3 फल वाला। तो त्रिफला जो होता है वो होता है 3 फलों का समाहार। तो ये भी आपका गलत हो गया। त्रिफला क्या होगा? 3 फलों का समाहार होगा। जलज दिया गया है यहाँ पर, जल में उत्पन्न होने वाला। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला जो है, उत्पन्न की जगह आपका होना चाहिए जल में जन्म लेने वाला। तो ये आपका बिल्कुल सही होता अगर जलज यहाँ का लिखा होता। तो जलज का क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अदम है नर जो नराधम। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर जो होता है दोस्तों आपका, भोरा जो होता है, इसका पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो मधुप इसका पर्यायवाची होता है, अली भी इसका पर्यायवाची होता है, भोरा इसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, मधुकर जो होता है वो भी इसका पर्यायवाची होता है। षटपद भी दिया जाता है, षटपद भी इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर भृंग आपको दे दिया जाए तो भृंग भी इसका पर्यायवाची होता है। चंचरिक जो होता है, चंचरिक भी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? ये भी आपका भोरा का पर्यायवाची होता है, भ्रमर का पर्यायवाची होता है। और एक आपका मिलिंद जो है वो भी आपका इसका ही पर्यायवाची होता है। तो मधुकर, षटपद, आपका दोस्तों भृंग, चंचरिक, मिलिंद, भोरा, मधुप, अली, ये सब आपके भ्रमर के पर्यायवाची होते हैं। सफरी जो होता है दोस्तों, ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये तो आपका मछली का पर्यायवाची होता है। सफरी किसका हो जाएगा? मछली का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से सही विलोम नहीं है। तो यहाँ पर सही विलोम कौन सा नहीं है? आह्लाद का विषाद दिया गया है, आवाहन का पलायन यहाँ पर दिया गया है, अतुल का तुल्य है और अदृश्य का दृश्य है। तो दृश्य का अदृश्य तो बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अतुल का आपका तुल्य भी बिल्कुल सही है और आह्लाद का विषाद भी यहाँ पर सही है। आह्वान का जो पलायन दिया गया है ये यहाँ पर गलत है। आह्वान का क्या हो जाएगा दोस्तों? विसर्जन हो जाएगा। आह्वान का क्या हो जाएगा? आपका विसर्जन हो जाएगा। और पलायन का क्या हो जाएगा? उन्नयन आपका हो जाएगा। पलायन का उन्नयन यहाँ पर होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। अगला सवाल देखिए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? मांसल व मोटा शरीर, स्थूलकाय। तो ये तो बिल्कुल सही है। स्थूलकाय यानी कि आपका मोटा शरीर हो गया, मांसल व मोटा शरीर।
प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री, तो प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री, ये भी सही है। कम भोजन करने वाला मिताहारी, स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या, तो स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महंता होता है दोस्तों। क्या होता है? आत्महंता होता है, ठीक है, आत्महत्या नहीं होती है। आत्महंता जो होता है वो स्वयं अपनी हत्या करने वाले को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यही सवाल अभी आपका दोस्तों डिप्टी जेलर में भी पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो दोस्तों स्मरण और आपका विद्वान जो होता है इसके लिए उचित शब्द चुनना है आपको। तो सुधी जो होता है आपका, जिसमें छोटी की मात्रा आती है, इसे स्मरण कहा जाता है, और जिसमें आपकी बड़ी की मात्रा आती है दोस्तों, इसे विद्वान कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए इसमें आपका शुद्ध कौन सा है? अभिष्ट, अनाधिकार, उज्ज्वल, वाल्मीकि। तो दोस्तों अभिष्ट जो है ये तो गलत लिखा हुआ है, ये तो देखने से पता लग रहा है आपको। इसको कैसे लिखा जाएगा? अभिष्ट, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आपकी आती है। अनाधिकार नहीं होता है दोस्तों, अनधिकार होता है। यहाँ पर आ नहीं आता है, ना आता है, अनधिकार। उज्ज्वल में आपके 2 आधे जाएंगे, ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, उज्ज्वल में आपके 2 आधे जाएंगे। और वाल्मीकि जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। वाल्मीकि में दोस्तों यहाँ पर आपकी बड़ी की मात्रा आती है और यहाँ पर आपकी छोटी की मात्रा आती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, तो बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, तो शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, तो ये भी लगभग सही लग रहा है। आगे वाला देखते हैं, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, तो ये आपका गलत है दोस्तों। ये आपका गलत क्यों है? क्योंकि नौजवान और युवक एक ही बात हो गई आपकी। या तो यहाँ पर नौजवान को कैंसिल कर दो तो युवकों को आगे आना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, या फिर यहाँ पर युवकों को कैंसिल कर दो, नौजवानों को आगे आना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, बी और डी आपका सही है, सी यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, इक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इक तो नागिन है वो, फिर ऊपर से पंख और लगा लिए, यानी एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, तो किस क्रमांक में आपका सही मेल नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पेंडिंग का आपका लंबित दिया गया है, पर्सोनल का आपका दोस्तों कार्मिक दिया गया है, रेशन का आपका रसद दिया गया है, और होनरेरी जो है दोस्तों इसका मानदेय दिया गया है। तो यहाँ पर होनरेरी जो मानदेय है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि मानदेय किसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। होनरेरियम जो होता है उसको मानदेय कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार आपके लिए। होनोरेरियम होता है दोस्तों, होनोरेरियम आपका होता है, ये जो होता है इसका मतलब होता है आपका मानदेय। और होनोरेरी जो होता है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है आपका? अवेतनिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवेतनिक हो जाएगा। ये आरएसएम एसएसबी के द्वारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो ये अजय कुमार आपके बने हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और ये कब बनाए गए हैं? तो ये 15 मई 2025 को बनाए गए हैं। और कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 665 हो जाएगा। यूपीएससी का कार्यकाल कितना होता है? 665 होता है अध्यक्ष का, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है दोस्तों, इसकी इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन आपका लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि दोस्तों रक्षा मंत्री है। ठीक है, 11 मई 2025 को ये किया गया था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जारी वर्षा जल संचयन कैच द रेन रैंकिंग 2025 में शीर्ष राज्य है। तो कैच द रेन जो वर्षा जल संचयन रैंकिंग निकाली है आपकी 2025 की, इसमें शीर्ष राज्य आपका कौन सा है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 1 जून 2025 को जारी की गई है। यहाँ पर शीर्ष राज्य आपका तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु ना होकर यहाँ पर तेलंगाना आपका होगा। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ होगा। तीसरे नंबर पर आपका दोस्तों दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और तीसरे नंबर पर आपका राजस्थान है रैंकिंग में। और शीर्ष जिला पूछा जाए तो शीर्ष जिला जो है वो मध्य प्रदेश का है, खंडवा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 का आरंभ कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन 2025 का आरंभ जो है दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र से हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 1 मई 2025 को ये आरंभ हुआ था। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र से ये आरंभ हुआ है, याद रखिएगा, लोनावाला महाराष्ट्र से ये आरंभ हुआ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार ने
किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ नमस्ते योजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता किया? तो नमस्ते योजना जो है ये आपकी शुरू की गई है दोस्तों भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया गया है? तो यूएनडीपी जो है दोस्तों इसके साथ समझौता किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, इसके साथ समझौता किया गया है। अगला सवाल देखिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ प्रस्तावित है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है दोस्तों, अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो नई दिल्ली लगाना दोस्तों, क्योंकि नई दिल्ली में अभी काफ़ी सारे आपके प्रोग्राम हुए हैं, काफ़ी सारे आयोजन हुए हैं, तो यहाँ पर नई दिल्ली आपका आंसर होगा। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन अक्टूबर 2025 में कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में आपका हुआ है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? तो स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है अभी दोस्तों ई शासन पुरस्कार 2025 में, तो ये किसको दिया गया है? तो ये आपकी रोहिणी महाराष्ट्र को दिया गया है। किसको दिया गया? रोहिणी महाराष्ट्र को आपके दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपका स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, तो कौन सी ग्राम पंचायत को दिया गया? तो रोहिणी ग्राम पंचायत आपकी महाराष्ट्र की, इसको दिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किसके सहयोग से बनने जा रहा है? तो भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत जो है दोस्तों पीआरवी, ये किसके सहयोग से बनने जा रहा है? तो ये आपका नॉर्वे के सहयोग से बनने जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी हो जाएगी? तो ये तो सबको पता होगा भैया, बेंगलुरु आपकी हो जाएगी, आरसीबी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा दोस्तों जो दोहा डायमंड लीग हुआ था, यहाँ पर जो भाला फेंका गया था दोस्तों, वो इनके द्वारा फेंका गया था 90.23 मीटर का। ठीक है, 90.23 मीटर का फेंका गया था, यानी पहली बार इन्होंने 90+ यहाँ पर भाला फेंका था, लेकिन यहाँ पर इनको रजत पदक ही प्राप्त हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, दोहा डायमंड लीग 2025 में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और वर्तमान स्थान दिया गया है। तो डीडवाना राजस्थान, ये तो बिल्कुल आपका ईजी हो जाएगा, तो सी में आपका 1 हो जाएगा। 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। नेवासा जो है ये आपका कहाँ पर है? तो नेवासा आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों, नेवासा महाराष्ट्र में है, तो ए में आपका 3rd हो जाएगा। ईसमपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो ईसमपुर आपका कर्नाटक में है। और गुड़ियाम गुफा जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तमिलनाडु में हो जाएगी। तो गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर सभ्यता आपकी कहां पर हो जाएगी? तो रंगपुर कहां पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी सौराष्ट्र में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? रंगपुर आपकी सौराष्ट्र में हो जाएगी। ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सौराष्ट्र कहां पर है? तो ये गुजरात में हो जाएगा आपका। तो रंगपुर सभ्यता आपकी कहां की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी, जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। अगला सवाल देखिए, कल्हण की राज तरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो किसके द्वारा लिखी गई है? तो जिस तरीके से राज तरंगिणी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा लिखी गई है। तो गोडवाहो किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोडवाहो आपकी वाकपति के द्वारा लिखी गई है। और गोडवाहो जो है दोस्तों ये आपकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोडवाहो जो है ये भी राज तरंगिणी की तरह लिखी गई है आपकी वाकपति के द्वारा, और ये 8वीं सदी में लिखी गई थी आपकी प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और अगर आप याद रखना चाहो तो इसमें किसका वर्णन आपको मिलेगा? तो कन्नौज के शासक है दोस्तों, कन्नौज के शासक यशोवर्मन का वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यशोवर्मन जो है इनका वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गोडवाहो के अंतर्गत, जो कि वाकपति के द्वारा लिखी गई है। यशोवर्मन का वर्णन है, जो कि कन्नौज के आपके शासक थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल महल बलबन, हिंडोला महल होशंगा, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे। तो यहाँ पर हिंडोला महल जो है दोस्तों ये भी आपका गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत है। तो लाल महल बलबन आप ध्यान रखना, जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी है, हिंडोला भी गयासुद्दीन खिलजी है, और लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम पर भी मैंने कुछ युद्ध आपके अपलोड किए थे। देखो चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये आप याद रखिएगा 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ हुआ था। इसके अलावा कन्नौज का युद्ध आपका कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध इसके बाद हुआ था, 1540 में हुआ था। यानी 4 के बाद आपका 2 आएगा, तो 4 के बाद 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में आपका दिया गया है दोस्तों, 4 के बाद में 2। इसको आप आसानी से सही कर सकते हो। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ये तो आपका काफ़ी बाद में हुआ था, 1658 में आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और दोहराहा का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1532 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को गैर कानूनी 1829 में दोस्तों राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के प्रयासों से घोषित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में क्रांति किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद में कौन थे? आपके लियाकत अली थे। लियाकत अली जो थे ये कहाँ पर थे? आपके इलाहाबाद में थे।
ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। इलाहाबाद के कौन हो जाएंगे आपके? लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है, ये बरेली के नाम होकर कहाँ के हो जाएंगे आपके? इलाहाबाद के हो जाएंगे दोस्तों, लियाकत अली। अगला सवाल देखिए, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है? तो दोस्तों आपकी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आपके इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद के नैनी गांव से, इसके अलावा ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। आपकी कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा कौन सी नहीं है? तो नागा पूर्व में आ जाएगी, मणिपुर पूर्व में आ जाएगी, मिजो पहाड़ी आपकी पूर्व में आ जाएगी, सेवराई पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये आपकी दक्षिण में है, दक्षिण भारत में है। तो ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये घाट आपको दिए गए हैं, भोर घाट, गोरान घाट, पाल घाट, थाल घाट। तो भोर घाट जो है दोस्तों ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है, फिर आगे कोलकाता को जोड़ता है। गोरान घाट जो है दोस्तों ये आपके उदयपुर, सिरोही, जालौर को जोड़ेगा। पाल घाट जो है ये कोयम्बटूर से कोच्चि को जोड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और थाल घाट जो है ये नासिक से मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नदी के नाम और उसके उद्गम स्थल से संबंधित निम्न में से कौन सी जोड़ी आपकी गलत है? सिंधु पश्चिमी घाट यहाँ पर दिया गया है, तो सिंधु पश्चिमी घाट थोड़ी है दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है ये आपकी मानसरोवर झील से होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी जो है आपकी दोस्तों, वहाँ पर भोकरचू के निकट एक हिमनद है, वहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम आपका मानसरोवर से होता है, भागीरथी का गोमुख ग्लेशियर से होता है, नर्मदा नदी का अमरकंटक मैकाल हिल से होता है, और अमरकंटक से एक और नदी का आपका उद्गम होता है सोन नदी का। तो सोन नदी का उद्गम भी आपका अमरकंटक से ही होता है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस वर्ष में गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, 2009 आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ली जाए तो एग्जैक्ट डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट भी पूछी जा सकती है, 5 अक्टूबर 2009। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ये आपका अंकलेश्वर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। मुंबई हाई भी है, बसीन भी है, और आलिया बेट भी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो ये भी आपका आसान सा सवाल है। केगा जो है परमाणु शक्ति केंद्र ये आपका कर्नाटक में है, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, खाकरापार आपका गुजरात में है दोस्तों। खाकरापार कहाँ पर है? आपका गुजरात में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कल्पकम आपका तमिलनाडु में है। तो ये 4-5 आपको याद रखने हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका पूछा जाता है तारापुर, तारापुर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है आपका, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। काकरापार गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, केगा कर्नाटक में है, कल्पकम आपका तमिलनाडु में है। ये पाँचों याद रखने हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखिए, भारत शासन एक्ट 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई, तो ये किसको दी गई थी? 1935 का जो एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान सभा के सदस्य भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष विधि से नहीं चुने गए थे, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ये अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, तो पहली बात आपकी गलत हो गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों हिंदू, मुस्लिम, सिखों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो ये बात भी आपकी गलत है। मुस्लिम में बांटा गया था, सिखों में बांटा गया था, इसके अलावा आमजन में बांटा गया था, हिंदू में नहीं बांटा गया था। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो ये 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक अस्तित्व में रही थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपकी दोस्तों संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, पहली बैठक हुई आपकी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, और कब तक चली है आपकी? 24 जनवरी 1950 तक चली थी। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? तो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कौन सा भाग आपका है भारत संविधान के अंतर्गत? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा भाग 13। तो भाग 13 आपका हो जाएगा। भाग 13 कौन सा है? ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो भाग 13 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अगर विवाद हो जाए तो ये मामला दोस्तों आपके
आर्टिकल 71 के तहत कहाँ पर भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और इसका ही निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली के अंतर स्थापित किया गया? यानी मंत्रिमंडल शब्द जो है दोस्तों, ये आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 352(3) जो है दोस्तों, इसमें आपका मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था और ये आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आप याद रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है दोस्तों आपका CVC, इसके विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था? तो ये 2003 की आपकी बात हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये 2003 की आपकी बात हो जाएगी, 11 सितंबर 2003 को। अगला सवाल देखिए, लोक देवता मेहाजी मांगलिया का मेला किस तिथि को भरता है? तो मेहाजी मांगलिया जो है दोस्तों, इनका मेला आपका किस तिथि को भरता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनका मेला किस तिथि को भरता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेहाजी मांगलिया जो है तो ये दोस्तों, ये आपके पंचवीरों में शामिल है और एक किसके समकालीन थे? आपके राव चुंडा के समकालीन थे। इनका मेला आपका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अजारारी ओवरी भित्ति चित्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अजारा की ओवरी जो है दोस्तों, ये आपकी देवगढ़ शैली से संबंधित है। इसके अलावा एक मोती महल भी पूछा जाता है। तो मोती महल और अजारा की ओवरी जो है ये आपकी देवगढ़ शैली से संबंधित है। और यहाँ पर पीले वस्त्र जो थे दोस्तों, उसकी अधिकता थी, यानी पीले कलर की यहाँ पर अधिकता हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए देवगढ़ चित्रशैली जो है दोस्तों, ये किसके शासनकाल में आपकी प्रसिद्ध हुई? तो महाराजा जयसिंह के शासनकाल में ये प्रसिद्ध हुई थी। जयसिंह के शासनकाल में द्वारकादास चुंडावत के द्वारा ये आपकी देवगढ़ चित्रशैली शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए, भूमि शैली का मंदिर नहीं है। तो भूमि शैली का मंदिर यहाँ पर कौन सा नहीं है? मैनाल का महालेश्वर मंदिर, समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, रामगढ़ का भंडेवरा मंदिर, उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया। तो दोस्तों समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला जो है ये आपका मारू गुज्जर शैली में बना हुआ है। ये काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, मारू गुज्जर शैली में बना हुआ है। और इसका निर्माण जो है ये भोज परमार के द्वारा करवाया गया था आपके। ठीक है, भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। और बाद में इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो राणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ये आपका भूमि शैली में नहीं बना हुआ है। रामगढ़ का भंडेवरा मंदिर जो कि 12 में है, ये आपका भूमि शैली में है। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया वाला आपका भूमि शैली में है। और मैनाल का महानालेश्वर जो है ये भी आपका भूमि शैली में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार राज्य के अरावली व हाड़ौती प्रदेश किसका भाग है? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, अरावली और हाड़ौती किसका भाग हो जाएंगे? आपके गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। और आपको अगर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए मरुस्थल की, और पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो वो आपके 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। अगला सवाल देखिए, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है ये आपकी दोस्तों किन किन को बांटती है? ये आपसे पूछा गया है। तो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को तो कौन सी अलग करती है दोस्तों? शुष्क और अर्धशुष्क को तो 25 सेंटीमीटर अलग करती है। पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को कौन सी अलग करती है? तो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को कौन सी अलग करती है दोस्तों? ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी 50 सेंटीमीटर अलग करती है। 50 सेंटीमीटर जो है ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। और राजस्थान को 2 बराबर भागों में जो बांटती है वो 40 सेंटीमीटर है दोस्तों। 2 बराबर भागों में जो बांटती है वो 40 सेंटीमीटर है। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग 50 सेंटीमीटर करेगी। शुद्ध और शुष्क और अर्धशुष्क को 25 सेंटीमीटर विभाजित करती है। और राजस्थान को 2 बराबर भागों में जो बांटती है वो आपकी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों बातें मैंने यहाँ पर बता दी है और तीनों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माही नदी किसमें विलीन होती है? तो माही नदी जो है ये किसमें विलीन आपकी होती है दोस्तों? तो माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान के वे राज्यपाल जो संसद को दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। तो दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल है आपके? तो कलराज मिश्र और मार्गरेट आल्वा, ये आपके दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1999 में राजस्थान में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। ठीक है, 1999 में राजस्थान में एक आपके प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। इस समय यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? आपके शिवचरण माथुर थे दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप याद रखिएगा और ये सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। तो शिवचरण माथुर आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई है? अनुसूचित जाति का मतलब आपका SC हो जाएगा, यानी कि इनके लिए 34 सीटें आपकी हो जाएगी। ठीक है, और ST की बात की जाए तो 25 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है? तो धन विधेयक की परिभाषा आपकी किस में दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 199 में आपकी धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। अनुच्छेद 202 में आपका वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 200 जो है दोस्तों, इसमें विधेयकों पर अनुमति दी गई है। विधेयकों पर किस तरीके से अनुमति दी जाती है वो यहाँ पर दी गई है। और अनुच्छेद 204 जो है, इसमें आपका विनियोग विधेयक दिया गया है। विनियोग विधेयक जो है ये आपका अनुच्छेद 204 में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राज्य की किस निधि से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है? तो विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोक लेखा समिति से आपको धन निकालना हो तो यहाँ पर दोस्तों आपकी विधानमंडल की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये आपका किस में दिया गया है? 266(2) में दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, लोक लेखा निधि। अगला सवाल देखिए, 18 दिसंबर 2023 को कालीचरण सर्राफ को राजस्थान विधानसभा के 16वें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई थी। यह किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे आपके? तो कालीचरण सर्राफ जो है ये किस क्षेत्र से आपके निर्वाचन विधायक थे? तो ये आपके मालवीय नगर से निर्वाचित विधायक थे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दिसंबर 2019 को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो जोधपुर में जब आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन बना था तो इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दोस्तों ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और राजस्थान उच्च न्यायालय का दोस्तों आदर्श वाक्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है इसका आदर्श वाक्य भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सत्यस्य जयस्तु। ये आपको याद रखना है, ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसकी तुलना रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कछुए से की है जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है? तो ये जिला कलेक्टर जो है दोस्तों, इसकी तुलना रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा दोस्तों आपके एक कछुए से की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन किए जाने का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, किस इतिहासकार ने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ग यानी राजन्य वर्ण की संतान बताया है? तो भारतीय आर्यों की संतान किस किस के द्वारा कहा गया है? तो एक तो आपके सीवी वेद के द्वारा भारतीय आर्यों की संतान कहा गया है राजपूतों को, और एक आपके जीएच ओझा के द्वारा कहा गया है। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन दोनों ने भारतीय आर्यों की संतान बताया है राजपूतों को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सीवी वेद यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आपके दोनों सही होते। ठीक है। अगला सवाल देखिए, तुंगा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये तो आप सब लोगों को पता होगा, 1787 में हुआ था दोस्तों, 28 जुलाई 1787 को। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जयपुर के प्रताप सिंह थे, इसके अलावा आपके विनय सिंह थे दोस्तों जोधपुर के, और उन्होंने युद्ध लड़ा था आपके मराठाओं के साथ। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, असंगत का चयन करना है। किसान आंदोलन दिए गए हैं। जाट महासभा का महायज्ञ जनवरी 1934, कटरातल हत्याकांड 25 अप्रैल 1935, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925। तो नीमूचना बिल्कुल सही दिया गया है, 14 मई 1925 को हुआ था आपका, ये सही है। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ है, ये भी सही है। कटरातल हत्याकांड जो है ये 25 अप्रैल 1935 को ना होकर दोस्तों ये 1934 को हुआ था आपका। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जाट महासभा का महायज्ञ आपका जनवरी 1934 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, वागड़ क्षेत्र में भगत पंथ के संस्थापक गोविंद गिरी के गुरु थे। तो गोविंद गिरी जो है दोस्तों, इनके गुरु कौन हो जाएंगे? तो साधु राजगिरी जी जो थे दोस्तों, ये इनके गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन आपके हुए थे उनके होने के प्रमुख कारणों में कौन सा शामिल नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था? साहित्य एवं पत्रकारिता, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, जनता अत्यधिक शिक्षित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो अत्यधिक शिक्षित तो नहीं थी दोस्तों, ये कोई रीजन भी नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाएगा। जेंटलमैन सेटलमेंट जो हुआ था दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था, ये किस रियासत से संबंधित है? तो ये आपका कौन सी रियासत से संबंधित था? जयपुर रियासत से संबंधित था। कब हुआ था? आपका 1942 में हुआ था। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य आपका ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति व क्रांति के बाद में राज्य में ब्रिटिश सरकार विरोधी क्रांतिकारियों में शामिल नहीं है। तो इनमें कौन सा आपका शामिल नहीं था 1857 की क्रांति में? डूंगर जी, जमार जी, लोहू जी और निठारवाल, यानी लोठू जी जाट और निठारवाल, सरदार हरलाल सिंह। तो यहाँ पर हरलाल सिंह शामिल नहीं थे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हरलाल सिंह का जन्म तो बाद में हुआ था। हरलाल सिंह का जन्म तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों आपका 1901 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1901 के आसपास हुआ था। ठीक है, हरलाल सिंह ने दोस्तों आपके झुंझुनू से संबंधित है और इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना भी की थी। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना इनके द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल देखिए, अर्जुनलाल शेट्टी की कृति नहीं है।
तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। महेंद्र कुमार, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, ये तीनों आपके अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन दलित मुक्ति जो है ये आपकी अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी आपकी कितनी थी? तो बेसिक सा सवाल है, 6 सैनिक छावनी आपकी हो जाएगी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये मुंबई में आपकी हुई थी दोस्तों। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा राज्य में वैदिक सभ्यता का पुरातात्विक स्थल नहीं है, तो वैदिक सभ्यता जो है उसका पुरातात्विक स्थल यहाँ पर कौन सा नहीं है? मत्स्य बेराट, यहाँ पर आपका ये अनूपगढ़ है दोस्तों, असफगढ़, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। तो यहाँ पर मत्स्य बेराट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चक 64, तरखान वाला डेरा और असफगढ़ जो है वो यहाँ पर आपके वैदिक सभ्यता के स्थल थे। अगला सवाल देखिए, कान में पहने जाने वाला आभूषण है, तो कान में जो आभूषण पहना जाता है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो अंगोटिया जो है ये कान में पहना जाता है। ठीक है, नेवरी पैर का हो जाएगा। छड़ा आपका कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? छड़ा भी आपका महत्वपूर्ण है, छड़ा आपका उंगलियों का आभूषण है, याद रखिएगा। छड़ा कहाँ का आभूषण है? ये आपका उंगलियों का आभूषण है। और अंगोटिया तो काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। कातरिया कहाँ का आभूषण है दोस्तों? तो ये कांच की चूड़ी होती है आपकी, तो चूड़ी कहाँ पर पहनेंगे? हाथ में पहनेंगे, तो ये आपके हाथ का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाफ्ता, मोमजाता, गंगाजली आदि राजस्थान संस्कृति के अंतर्गत है। तो बाफ्ता, मोमजाता, गंगाजली ये क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके? तो ये आपके दोस्तों स्त्री परिधानों के नाम हो जाएंगे, स्त्री परिधानों के नाम हो जाएंगे, बाफ्ता, मोमजाता और गंगाजली। पंसारी की हवेली किस स्थान पर है? तो पंसारी की हवेली आपकी किस स्थान पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी श्री माधोपुर सीकर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? श्री माधोपुर सीकर में आपकी हो जाएगी। नाटानियों की हवेली आपकी जयपुर में हो जाएगी, जो कि आपकी सेट के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, सीकर में आपकी और भी हवेलियाँ हैं, अगर आप याद रखना चाहो तो उनको भी याद रख सकते हो। जैसे कि आपकी लक्ष्मणगढ़ की 4 चौकी की हवेली है, चेतराम की हवेली है, चेतराम की हवेली भी आपकी सीकर में है, लक्ष्मणगढ़ की 4 चौकी की हवेली भी आपकी सीकर में है। अगला सवाल देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के बारे में आपने सुना है, इन्होंने राजस्थानी बोलियों का विभाजन किया था। तो कितने भागों में बांटा है दोस्तों? तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने दोस्तों 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी दोस्तों मारवाड़ी है, एक तो मारवाड़ी में इन्होंने बांटा। एक आपकी कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी हो जाएगी, मेवाड़ी में बांटा। एक आपकी कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक आपकी कौन सी है? मेवाती है। इसके अलावा एक आपकी हाड़ौती है। तो ये 5 बोलियों में इन्होंने बांटा है मुख्य रूप से, ये आप याद रखिएगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, 5 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड जो है दोस्तों ये क्या है आपका? तो ये एक आपका सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे ऑप्शन आपके अवेलेबल होते हैं, जिसको कनेक्ट किया जाता है, यानी सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1 गीगाबाइट लगभग है, तो 1 गीगाबाइट जो है दोस्तों ये लगभग किसके बराबर है? तो 1 GB का पूछा गया है, ये लगभग किसके बराबर है? तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। 1 KB जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 बाइट के बराबर होता है, यानी 1024 को 10³ हम लिख सकते हैं। और 1 MB की बात की जाए तो इसको 10⁶ लिख सकते हैं, और 1 GB की बात की जाए तो लगभग इसको 10⁹ हम लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में जो IC चिप होती है दोस्तों ये किस धातु के बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन की बनाई जाती है आपकी IC चिप, ये आप याद रखिएगा। अर्धचालक पदार्थ से बनाई जाती है। गतिक रैम यानी जो आपकी डायनेमिक रैम होती है दोस्तों उसमें भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। ये सवाल मैंने कल ही आपको टेलीग्राम पर अपलोड किया था। तो आपकी डायनेमिक रैम यानी DRAM जो होती है दोस्तों इसको नियमित रूप से आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ISDN का पूरा नाम है, तो ISDN का पूरा नाम आपका क्या हो जाएगा? तो ISDN इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत को चुनिए। F4 अंतिम कार्य को दोहराने के लिए, F6 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। तो ये F5 होती है दोस्तों, F6 आपकी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। स्पेलिंग और ग्रामर की त्रुटि को हल करने के लिए F7 होती है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए F9 आपकी होती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाती या डिलीट करती है? तो दाईं ओर का अक्षर जो है यानी राइट साइड का जो आपका अक्षर है उसको कौन मिटाती है? तो डिलीट की जो होती है उससे राइट अक्षर को डिलीट करते हैं, और बैक स्पेस से आपका पीछे वाला यानी बाएं वाले को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डिलीट होना चाहिए, तो डिलीट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाया पूछा जाता तो फिर बैक स्पेस आपका आंसर होता। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान कीजिए। इंकजेट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में स्प्रे साइज जेट की तरह सीधे कागज पर गिरती है, ये बात सही है। लेजर प्रिंटर, यह प्रिंटिंग से पहले पूरे पेज को संसाधित और संग्रहित करता है,
इस प्रकार के प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये विशेष वर्ण, चार्ट और ग्राफ को प्रिंट नहीं कर सकता। तो ये बात गलत है। ये शब्दों को प्रिंट कर सकता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर 1 और 2 सही है, थर्ड आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से एक्सेल वर्कशीट के सेल रेंज A11 से लेके AA110 में कितने सेल्स होते हैं? तो ऐसा सवाल हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले दोस्तों। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो A से Z तक आप जाओगे तो 26 वर्ड आपके हो जाएंगे। तो A तक आप जाओगे तो आपके कितने वर्ड्स हो गए? ये 27 हो गए। और 11 से अगर आप 110 को कैलकुलेट करोगे तो कितने वर्ड हो गए आपके? 100 हो गए। तो 2700 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2700 सेल्स हो जाएंगे उसके बीच में। अगला सवाल देखिए, निम्न में से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के उपयोग हेतु आपका विंडोज 2000 जो है ये बेहतर है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। MS एक्सेल कार्यपत्रक वर्कशीट में कक्ष प्राप्त सेल रेंज C4 से S10 में कितने कक्ष होंगे? सेम वही सवाल जो अभी ऊपर हमने किया है वही सवाल है यहाँ पर। C से अगर आप H तक जाते हो दोस्तों तो C को भी आपको काउंट करना है। H तक आप जाओगे तो कितने सेल हो जाएंगे आपके? 6 सेल हो गए, यानी 6 शब्द हो गए। और इससे 4 से आप 10 तक जाओगे तो कितने हो गए? आपके 7 हो गए। 4 से काउंट करना है आपको। 4 5 6 7 8 9 10, तो 7 हो गए। तो कितने हो जाएंगे? 42 आपके हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यदि आप MS एक्सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग में लेंगे? तो आपको केवल आज की दिनांक डालनी है दोस्तों। तो आज की दिनांक डालनी है तो कंट्रोल प्लस आपको सेमी कोलम यूज में लेना है। कंट्रोल प्लस सेमी कोलम जो है इससे आपको आज की दिनांक डाली जा सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा MS एक्सेल में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा पहले से सेव किसी फाइल को ओपन नहीं किया जा सकता? तो पहले से सेव कोई फाइल है तो उसको ओपन नहीं किया जा सकता। देखिए, कंट्रोल प्लस O से ओपन किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और कंट्रोल प्लस F12 से भी ओपन किया जा सकता है, लेकिन शिफ्ट प्लस F12 से ओपन नहीं किया जा सकता, ये बात आपकी गलत है। ठीक है, तो A O B तो सही है यहाँ पर, C आपका गलत है। इसके अलावा D भी यहाँ पर दिया गया है, ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12 से भी आपका ओपन किया जा सकता है। यानी कि 3 चीज़ें हैं दोस्तों, 3 कीज आपको ध्यान रखनी है ओपन करने के लिए। एक तो आपको ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस O, एक आपको ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस F12। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए तो एक और की आपकी हो जाएगी कौन सी? ओल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F12, यानी थर्ड आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो चौथी पीढ़ी जो थी दोस्तों उसमें आपका कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया गया था? तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों, राउटर एक डिवाइस है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है आपका दोस्तों। राउटर जो होता है ये क्या होता है दोस्तों? राउटर जो होता है ये एक प्रकार का नेटवर्क आपका होता है जो 2 या 2 से अधिक जो आपके IP एड्रेस होते हैं या कोई उप नेटवर्क होते हैं तो उनको जोड़ने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके रीजनिंग के सवाल है, तो PDF अपलोड कर दूंगा, तो सोल्व कर लेना, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। मैं आपको दोस्तों साइंस के सवाल करवा देता हूँ, थोड़े बहुत सवाल साइंस के यहाँ पर 6-7 सवाल वो हम देख लेते हैं। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो MMR का टीका मिजल्स, मम्स और रूबेला में आपका दिया जाता है। उपयुक्त तीनों यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों डोरसेट आपको मिलेगी, फ्लोरिया आपको देखने को मिलेगी, इंडिका देखने को मिलेगी, लेकिन एपिस मेलिफेरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपकी सही है, ये आपकी भारत में नहीं पाई जाती है मेलिफेरा वाली। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो जाएगा? तो अमीबिया एसिस जो है दोस्तों ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अवरोही क्रम दर्शाता है? तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का अवरोही क्रम आपको देखना है। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। एल्केन में आपका डबल बॉन्ड होता है तो इसमें थोड़ी सी संख्या एल्काइन से ज़्यादा होगी। और एल्केन जो है इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो अवरोही क्रम ही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग हेतु कौन से चक्र का असंतुलन उत्तरदायी है? तो कौन से चक्र का असंतुलन उत्तरदायी है? तो ये आपका दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड चक्र का असंतुलन उत्तरदायी है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करेगी दोस्तों? ये आपकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रतिरोधकता पूछी गई है रो, और प्रतिरोधकता जो होती है दोस्तों ये आपकी ओनली पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और जबकि प्रतिरोध जो होता है वो आपकी लंबाई, मोटाई, इन पर भी निर्भर करता है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है या प्रतिरोधकता पूछी जा रही है। दिए गए रोगों में से कौन सा रोग पौधों में नेमाटोड के कारण होता है? तो नेमाटोड के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये आपकी रूट गांठ होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों, जो हमसे बन सकते थे। बाकी इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप क्रॉस चेक कर लेना और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल जरूर सोल्व कर लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।